नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओशो एडू सेंटर में। तो आज हम लोग यहाँ पर बिहार एसएससी से रिलेटेड कुछ सेट लिए हैं। इस सेट में आप लोगों को टोटल 75 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि जीके जीएस का होगा। बाकी बाद जी 75 आपका मैथ रीजनिंग रहता है वो आप लोग कवर कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल हम लोग सिर्फ जीके जीएस ही कवर करेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन टोटल इस सेट में, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को कवर कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि दीफू दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है। तो दीफू दर्रा याद रखिए आप लोग, अरुणाचल हिमालय में। अरुणाचल प्रदेश जो है आप लोग को पता होगा कि वो सबसे पूर्वोत्तर राज्य यही है अरुणाचल प्रदेश, और इसे उगते हुए सूर्यों का राज करते हैं। यहीं पर जो सबसे पहले हमारे देश में जो भारत में सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, तो इसीलिए यहीं पर क्या होता है, सबसे पहले सूर्य को नमन होता है। तो सबसे पहले सूर्य उगता है वो, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को मतलब सूर्य उगते हुए सूर्य का मतलब राज कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। और बाकी बात अगर बात करें सबसे ये तो अरुणाचल प्रदेश आप लोग को पता है कि सबसे पूर्व में, तो सबसे पूर्व में अगर बात करें कि सबसे पूर्व में एक होता है स्थान जो कि भारत देश का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं किबिथु। ये किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये सबसे पूर्वी स्थान है। बाकी बात अगर सबसे पूछा जाए आपको पश्चिमी स्थान जो कि गुजरात के स्थान में, और इसे बोलते हैं हम लोग गुहार मोती। तो गुहार मोती गुजरात में हो गया, सबसे पश्चिमी हो गया भारत का स्थान, सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया। और सबसे पूर्वी बिंदु अभी जस्ट बताया क्या हो गया, सबसे पूर्वी बिंदु हो गया किबुथु। उसके बाद पूछा जाता है सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा, तो ये उत्तरी बिंदु हो गया जम्मू कश्मीर में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। उसके बाद सबसे दक्षिणी पॉइंट बोलेगा, सबसे दक्षिणी बिंदु तो हो जाता है इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर कहेगा कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट, तब कन्याकुमारी मारना है। तो इसे आप लोग इस चारों चीज़ को याद रखिएगा। एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि जो हमारा मानचित्र है भारत का, मान लेते हैं ये इस प्रकार का मानचित्र है अपना भारत का। इसमें जो सबसे उत्तरी बिंदु होती है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, उसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का होता है वो होता है कन्याकुमारी। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे दक्षिणी बिंदु, तो ये अंडमान निकोबार में एक इंदिरा पॉइंट नाम करके है, तो वो हो गया सबसे दक्षिणी पॉइंट। अगर पूछेगा सबसे पश्चिमी तो इधर हो गया, सबसे पश्चिमी गुजरात में, उसको बोलते हैं गुहार मोती। और सबसे पूर्वी हो गया अरुणाचल प्रदेश में, और उसे बोलते हैं हम लोग किबिथु। तो किबिथु स्थान हो गया सबसे पूर्व में। तो इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं, इसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो यहाँ पर आ जाता है 2 नंबर की, सबसे लंबी बांध कौन सा है। सबसे लंबी बांध पूछेगा तो हीराकुंड बनेगा। बाकी बात अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचा बांध, तो भाखड़ा बांध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अपना आ जाता है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो भारत के संसद में जो पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था वो क्या मुंशी के द्वारा किया गया था 1968 ईस्वी में, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था। बाकी बात अगर लोकपाल पद की चर्चा करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सवाल है। लोकपाल से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। सबसे पहले तो देखिए कि किसी भी मंत्री या फिर परिषद का जो भी हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, किसी का भी इतना मतलब न्यूनतम उम्र नहीं होता जैसा कि लोकपाल का होता है। जैसे कि लोकपाल के लिए न्यूनतम उम्र जो होता है लोकपाल बनने के लिए वो होता है 45 वर्ष, जबकि यहाँ तक राष्ट्रपति राज्यपाल सबका न्यूनतम उम्र जो है वो 30-35 वर्ष के आसपास ही रहता है। लेकिन लोकपाल एक ऐसा मतलब पद है जिसके लिए न्यूनतम उम्र जो आप लोग को 45 वर्ष घोषित किया गया। बाकी बाद इसका अधिकतम उम्र जो है लोकपाल का वो 70 वर्ष है। याद रखें आप लोग, 45 वर्ष हो गया सबसे न्यूनतम उम्र हो गया लोकपाल के लिए, और अधिकतम उम्र हो गया 70 वर्ष। और बाकी बात अगर पूछा जाए कि इसका कार्यकाल कितना होता है लोकपाल का, तो लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ये लोकपाल शब्द कहाँ से लिया गया है, तो लोकपाल शब्द जो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री से लिया गया है। स्कैंडिनेवियन में 3 देश आता है, स्वीडन हो गया, नॉर्वे और डेनमार्क। स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, ये तीनों देश स्कैंडिनेवियन देश कहलाता है, और यहीं से लिया गया है किसको, लोकपाल पद को। बाकी अगर पूछें कि लोकपाल का जो पहले अध्यक्ष थे, लोकपाल के पहले अध्यक्ष पीसी घोष थे, और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो दूसरे अध्यक्ष है लोकपाल के, और वो है अजय मानेकराव। करंट के सवाल भी आप लोग को बता दे रहा हूँ कि अभी जो वर्तमान में लोकपाल है भारत के वो है अजय मानेकराव। और जो ये लोकपाल शब्द जो फाइनली बना था वो 2013 के एक्ट से बना था, और 2019 में ये लागू हो गया था। और इसमें जो टोटल एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होता है इसमें, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी बात आप लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये पूछा जा सकता है कि लोकपाल का कार्य क्या होता है। तो लोकपाल का कार्य जो होता है वो होता है भ्रष्टाचार को रोकना। ये जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल शब्द नियुक्त किया गया है। बाकी बात अगर बात करें कि शब्द जो लोकपाल ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये शब्द दिया गया एलएम सिंघवी के द्वारा।
तो नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पाया जाता है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या का स्थापना हुई है? तो ये ग्राम कचहरी का स्थापना हुआ इसी के तहत। याद रखिए आप लोग, ये जो 2006 का धारा 90 है कि उपधारा 1 है, इसी के अधीन ग्राम कचहरी का स्थापना किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, एक निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों से संबंधित नहीं है? पंचायतों से संबंधित कौन सा नहीं है? तो पहला कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव संपादित करेगा, ये सही है। दूसरा कि संविधान के 74वां संविधान संशोधन से ये मतलब ये पंचायत संबंधित, ये संविधान संशोधन, तो ये 74वां संविधान संशोधन ये पंचायत से संबंधित नहीं है बल्कि ये नगर पालिका से संबंधित है। तो अगर पूछा जाए पंचायत से संबंधित कौन से संविधान संशोधन है, तो ये 73वां संविधान संशोधन है और ये 1993 में लागू हुआ था और 24 अप्रैल को इसको पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था इसीलिए। तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1993 से पंचायत जो राज्य है, पंचायती राज पंचायत समिति, इसका गठन किया गया था। बाकी बात अगर नगर पालिका से संबंधित संशोधन पूछा जाएगा तो वो 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सभी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, ये भी सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव होगा, तो ये भी सही है। मतलब गलत था ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ 74वां संविधान संशोधन दिया गया जो कि पंचायत से नाम रिलेट होकर किससे था? नगर पालिका से था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले विश्व की पहली महिला, तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले प्रथम महिला पूछा जाए तो संतोष यादव हो जाएगा। अगर वह 1 बार चढ़ने वाले प्रथम महिला हो जाएगा तो वो भारत की हो जाएगी, वो बछेंद्री पाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? तो गांधीवादी जो विचारधारा इसका मूलधारा है धर्म और नैतिकता। याद रखें आप लोग, धर्म और नैतिकता जो है वो गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध कवि थे। याद रखें आप लोग, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि धर्म के बारे में किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? तो मार्क्स के द्वारा कहा गया था कि यह जनता के लिए क्या है? अफीम है। किसके बारे में? धर्म के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा यहाँ पर कि पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है? पतंजलि योग सूत्र के लिए विख्यात है, आप लोग याद रखेंगे। योग सूत्र जो पतंजलि ने ही दिया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर रजत क्रांति संबंधित है, तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो आ जाता है कि पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में? तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है 13 नंबर प्रश्न। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर जाती है? तो किस जिले से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा? तो ये हो जाएगा मिर्जापुर, जो कि यूपी मतलब राज्य में, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, यहीं से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। बंक बहुत जिला होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको छांटना पड़ेगा कि किस मतलब जिले से होकर मानक समय रेखा गुजरती है और किस जिले से नहीं होती है। तो जयपुर तो राजस्थान में हो जाता है, ये मानक समय रेखा पे कभी नहीं जाएगा। अहमदाबाद ये भी गुजरात में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो इस सबसे होकर जिससे कि आप लोग को सबसे पहले याद रखना पड़ेगा मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो मानक समय रेखा गुजरती है कौन कौन राज्य से, आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहला हो गया यूपी। यूपी के नीचे आइएगा तो हो जाएगा कौन सा राज्य? यूपी के नीचे हो गया आप लोग का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से फिर आ जाइएगा इधर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आ जाएगा ओडिशा। फिर ओडिशा से आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों से होकर जो है, इन 5 राज्यों से होकर अपना मानक समय रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आप लोग को देखें तो ये सब अदर स्टेट में, इसलिए ये सब नहीं होगा। बाकी यूपी में एक मिर्जापुर जिला है, इसीलिए यहाँ से होकर गुजरती है। ये सब आप लोग याद रखेंगे। ये ट्रिक भी मतलब राज्य भी याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि किन राज्य से होकर मानक समय रेखा गुजरती है, तो ये 5 राज्य आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि हम्पी का खोला संग्रहालय किस राज्य में? तो हम्पी का जो खोला संग्रहालय है वो स्थित है कर्नाटक में। हम्पी कर्नाटक में, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो भाभा आप लोग को पता है कि मुंबई में स्थित है। मुंबई के ट्राम्बे में, ट्राम्बे इसलिए ये भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर है। और इसका स्थापना जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। रावत भट्टा कहाँ है? तो रावत भट्टा भी राजस्थान में, इसे आप लोग याद रखेंगे। और हजारा विठल स्वामी का मंदिर कहाँ है? हम्पी में ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट जो होता है वो पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में
कॉफी की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसे मिलान करना है। तो कन्नड़ 2008 में ये सही है, मलयालम 2013 में सही है, उड़ीसा 2014 में ये भी सही है, और संस्कृत 2005 में, लेकिन यहाँ दिया गया है 2004, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2004 में सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है वो तमिल है। वो मतलब इसकी स्थापना हुआ था, शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया तमिल को 2004 में घोषित किया गया था। संस्कृत 2005 में, तो यही गलत दिया था। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, तो ये सुमेलित नहीं है क्योंकि संस्कृत की जो यूनेस्को में शास्त्रीय भाषा जो घोषित किया गया, तो यूनेस्को नहीं याद रखना है, शास्त्रीय भाषा से याद रखना है। भारत का जो शास्त्रीय भाषा है वो कितना शास्त्रीय भाषा है, तो आप लोग याद रखेंगे। अभी शास्त्रीय भाषा जो टोटल 6 के बाद 3 और शास्त्रीय भाषा जोड़ दिया गया अभी, वो है पाली, प्राकृत और फारसी। ये 3 भाषा जोड़ा गया तो टोटल 9 शास्त्रीय भाषा हो गया अभी वर्तमान में। और लेकिन पहले 6 शास्त्रीय भाषा था, इसमें संस्कृत हो गया, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तमिल, तेलुगु, ये 6 भाषा जो है अपना क्या है शास्त्रीय भाषा। और कब का इसका मतलब शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था ये भी आप लोग इस भी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, तो इसे आप लोग जरूर याद कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है, तो यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है 10 है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब एडीबी का मुख्यालय मनीला है, याद रखें आप लोग। और मनीला कहाँ है, मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, भारत की खोज के लेखक कौन थे, तो भारत की खोज एक पुस्तक है, यह अहमदनगर किला में लिखा गया था, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इसे आप लोग जरूर अच्छी तरीके से रिविजन करेंगे और इसे अपना मतलब माइंड में सेट करने की कोशिश करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीयों की कुल संख्या, राष्ट्रीयों की कुल संख्या कितनी है, ये 12 है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है कि कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 गठन में शामिल रहा था, ये ए.ओ. ह्यूम हुआ था शामिल और इसी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था कब, 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तमस उपन्यास के लेखक जो है वो भीम साहनी है, भीम साहनी के द्वारा ये तमस उपन्यास लिखा गया है। और कागज ते कैनवास ये लिखा गया अमृता प्रीतम के द्वारा, कागज ते कैनवास किसके द्वारा, अमृता प्रीतम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जाएगा, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो क्लेमेंट एटली थे और ये लेबर पार्टी के थे। बाकी बात पूछा जाता है आप लोग को कि 1857 क्रांति के समय मतलब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस टाइम पामस्टन थे, याद रखें आप लोग पामस्टन। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत सारा मिल जाएगा जिससे कि आप लोग का एग्जाम का अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है 26 नंबर का है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता कब की गई थी, ये 1932 ईस्वी में यरवदा जेल में हुआ था। उस टाइम महात्मा गांधी जो जेल में थे, उसी टाइम महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर साहब के बीच पुनः समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। सिंह का संरक्षण होता है, तो सिंह का संरक्षण जो वो कहाँ होता है, वो गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है यहाँ पर होता है। और मानस नेशनल पार्क जो कहाँ है, असम में है, यहाँ पर हाथी पाया जाता है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है मानस नेशनल पार्क। और पूछा जाता है आप लोगों को कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये असम में है और ये एक सिंह वाले गंडों के लिए प्रसिद्ध है। और कार्बेट नेशनल पार्क जो ये उत्तराखंड में या बाघ के लिए प्रसिद्ध है और यही नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, 1943 में इसकी स्थापना किया गया था, कार्बेट पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, याद रखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से थे, तो ये राजा रवि वर्मा जो है एक पेंटर थे और ये त्रावणकोर जो कि केरल में है वहीं की रियासत से जुड़े हुए, याद रखें आप लोग, त्रावणकोर से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो बिहार में बहने वाली नदियों का उद्गम अमरकंटक में, कौन सी नदी का उद्गम जो अमरकंटक में, ये सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। पूर्ण स्वराज संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में ये कांग्रेस द्वारा जो पारित किया गया था पूर्ण स्वराज से। मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य डैश से भारत आया था, मार्को पोलो जो वो वेनिस से आया था भारत, ये इटली का है, ठीक है, याद रखें हम लोग।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 खो के अधीन कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? तो 243 के खो ये पंचायत से संबंधित है, तो पंचायत का स्थापना इसी के तहत किया गया था, अनुच्छेद 243 के खो के अधीन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी बाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये पांडु वंश का स्थापना करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर प्रसिद्ध तवांग मठ जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ याद रखें आप लोग, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो प्राथमिक विपणन समिति जो ये समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। मौके बाद बात करें, उपज की बिक्री करना यह किया जाता है, संग्रहण करना, यातायात की सुविधा ये सब किया जाता है, लेकिन समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं किया जाता है। मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। नाइक का अर्थ क्या है? नाइक का अर्थ पूछा है तो इसका मतलब होता है विजय की यूनानी देवी। विजय की यूनानी देवी नाइक का अर्थ होता है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सभापति होता है, ये सही है। और लोकसभा का अध्यक्ष होता है, सॉरी राज्यसभा में सभापति है, ये सही है। लोकसभा का जो वो अध्यक्ष होता है मतलब स्पीकर होता है, ये भी सही है। उसके बाद विधान परिषद में भी सभापति होता है, ये भी सही है। और विधानसभा में स्पीकर होता है, ये गलत है। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष हो जाएगा, और इसे आप लोग एक बार देख लेंगे इसमें क्या त्रुटियां हैं। तो विधानसभा में स्पीकर ये यहाँ पर गलत दिया गया, बाकी बात सभी सही। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किया गया है? तो राज्यसभा के लिए पूछा जा रहा है तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगर लोकसभा के लिए पूछा जाता तो लोकसभा के लिए पहले जो है 2 पद जो कि एंग्लो इंडियन होता था वो मनोनीत होता था, लेकिन इसको अब वर्तमान में हटा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन से, जो है जो कि 2003 में हुआ था, इससे इसको हटा दिया गया है एंग्लो इंडियन का। अब इस मतलब लोकसभा में अब इस ये का मतलब 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत होता तो इसका पद अब हटा दिया गया एंग्लो इंडियन से। बाकी बाद राज्यसभा के लिए अभी 12 पद जो मनोनीत किया जाए राष्ट्रपति का, ये द्वारा अभी लागू ही है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि डोल उत्सव का या डोल यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता था? डोल यात्रा जो है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, असम ये क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल में। बंगाली कैलेंडर जो है वो वर्ष का अंतिम त्योहार है। ये बंगाली कैलेंडर के अनुसार डोल उत्सव या डोल यात्रा जो है वो वर्ष का अंतिम त्योहार है। याद रखें आप लोग, पूछा जा सकता है कि बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम त्योहार कौन सा है? तो ये हो जाएगा डोल उत्सव या डोल यात्रा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा के लिए किसे नामित किया गया था? ये बद्री नारायण को घोषित किया गया था, और ये तुमड़ी के शब्द के लिए पुरस्कार मिला था उसको। हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो विक्ट्री सिटी जो ये लिखा गया सलमान रुश्दी के द्वारा। विक्ट्री सिटी किसका पुस्तक है? सलमान रुश्दी का है। मौके बाद द गोल्डन ईयर जो है ये रस्किन बाउंड की पुस्तक है। द गोल्डन ईयर, यहाँ पर जितना भी पुस्तक है सभी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान का पुस्तक है, हाल ही का मतलब लिखा गया, इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आप लोग याद रखेंगे। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी हो गया। द गोल्डन ईयर जो ये रस्किन बाउंड की पुस्तक है। राइट अंडर आवर नोज, मतलब राइट अंडर आवर नोज ये आर गिरिधरन के द्वारा लिखा गया है। एक बार रिवीजन कीजिए, राइट अंडर आवर नोज ये हो गया आर गिरिधरन के द्वारा। द गोल्डन ईयर ये लिखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा, और विक्ट्री सिटी जो हो गया वो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकले थे? डी गुकेश निकल गया है। 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में आयोजित आईएसएफ विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता गया इलावेनिल बलारिवान के द्वारा जीता गया है। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का आविष्कारक गुटेनबर्ग हो जाएगा। जनवरी 2023 ईस्वी में भारत के अध्यक्ष G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? ये तिरुवनंतपुरम में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित पुस्तकों के बीमेल को चुनिए। तो लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया, सही है।
गीता रस बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, ये भी सही है। इंडिया एंड कम्युनिज्म, ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। लेकिन बिदर इंडिया की बात करें तो बिदर इंडिया लिखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यहाँ पर दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये गलत हो गया। तो याद रखें आप लोग, बिदर इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बिहार में 1857 क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह जो बिहार का 1857 क्रांति के नेता था, और इसने जगदीशपुर से जो है इसका नेतृत्व किया था। तो और बाकी बात पूछा जाता है कि बिहार में पटना से कौन मतलब 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, हो जाएगा पीर अली, और जगदीशपुर से हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। तो 26 अप्रैल 1857 ईस्वी को उसको मौत हो गया था। और पूछा जाता है कि कुंवर सिंह जो वो किस जाति के थे? ये परमार जाति के थे। नेक्स्ट प्रश्न, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो कि चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को इनवाइट किया था, ये राजकुमार शुक्ल ही थे। और ये जो है मुरली बहरावा गांव से थे। मुरली बहरावा, याद रखें आप लोग, मुरली बहरावा गांव से कौन थे? राजकुमार शुक्ल जी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये राजकुमार शुक्ल का प्रश्न कि महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए कौन इनवाइट किया था भारत आने के, मतलब बिहार आने के लिए? तो ये राजकुमार शुक्ल ही थे, और ये मुरली बहरावा गांव से थे। नेक्स्ट प्रश्न, सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? तो ये खैरू मियाँ ने मतलब दान में दिए थे, और ये दीघा में है। तो दीघा में सदाकत आश्रम का स्थापना किया गया, और 20 एकड़ जमीन दान दिया गया था खैरू मियाँ के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है अपना प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछ रहा है, हम बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? जो सरदार पटेल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लग जाने पर सवारी जो आगे झुक जाती है, इसे हम लोग कौन से नियम के थ्रू समझ सकते हैं? ये न्यूटन के प्रथम नियम में इसमें इसका जिक्र किया गया, और ये जड़त्व का नियम भी इसे हम लोग कहते हैं। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो साधारण आवर्धक ग्लास में छोटी फोकल लंबाई का उत्तल लेंस होता है। याद रखें आप लोग, छोटी फोकल लंबाई का उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जबकि पहले था परमाणु भार पे। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। यदि एल्किन का पूछा जाता है CnH2n हो जाता है एल्किन। एल्किन का CnH2n हो गया, एल्केन का CnH2n+2, और एल्काइन का पूछा जाएगा तो CnH2n-1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, संभारिक परमाणुओं में क्या होता है? संभारिक में जो है वो न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती है, मतलब द्रव्यमान संख्या सेम होगा लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा, उसे हम लोग संभारिक कहते हैं। और एक होता है समस्थानिक। समस्थानिक में परमाणु संख्या सेम होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। एक फॉर्मूला ये आप लोग याद रखना है, ए बराबर मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर होता है P+N, मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और एक होता है Z बराबर P बराबर E, मतलब परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, बार बार इससे प्रश्न बनता है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की कठोरता जो है वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता है वो 78% है, आप लोग को पता है। और ये वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन गैस ही हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है सूर्य प्रकाश में। और अगर आप लोग को पूछा जाए इसी प्रश्न में कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है वो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 3 प्रश्न यहाँ पर बताया, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस हो गया हाइड्रोजन, और वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस हो गया 78% पाया जाता है ये नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस हो गया ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की फ्लोरीन का द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम इसका ऑक्सीजन का आयनन विभव सही अधिक होता है फ्लोरीन से, फ्लोरीन का अधिक होता है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से अधिक मतलब नाइट्रोजन का अधिक होता है कार्बन से। तो ये आयनन विभव का क्रम है, इसे आप लोग याद रखेंगे OFNC इसे होता है। किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B1 को हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं। बाकी बात विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लाविन के नाम से जाना जाता है, और इसे विटामिन B3 को नाम से जाना जाता है पेक्टोथोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। बाकी बात अगर B12 की बात करें तो विटामिन B12 को हम लोग जानते हैं
साइनोकोबालामिन के नाम से। मिर्ची का तीखापन किसके कारण होता है? मिर्ची का तीखापन वो कैप्सिसिन के कारण होता है, कैप्सिसिन के कारण होता है। पपीता का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? ये हो जाएगा कैरीकोजेंथिन के कारण, कैरीकोजेंथिन के कारण पपीता जो पीला रंग होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। याद रखें आप लोग, टमाटर का लाल रंग हो गया लाइकोपिन, पपीता का पीला रंग हो गया कैरिकोजैंथिन, कैरिकोजैंथिन याद रखेंगे। मिर्ची का तीखापन हो गया कैप्सेसिन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना आरएनए का मुख्य कार्य हो गया। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है किसमें? एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है कपड़ों की छपाई में भी और आग बुझाने मतलब दोनों में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें कि दो मतलब अपना यौगिक है वो जुड़कर एक यौगिक बन जाए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 है MgO + H2O मिलकर MgOH का होल ट्वाइस बन रहा है, और तीसरा यहाँ पर 4Al + 3O2 बनकर मतलब एक Al2O3 बन रहा है। तो ये दोनों जहाँ पर अपना क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो 2 और 3 ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना कि किस तत्व की परमाणु संख्या 35 और इलेक्ट्रॉन 18 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? अभी जस्ट आप लोग को बताया हूँ कि ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला से बहुत सारा सवाल बनता है न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। जेड बराबर हो गया 35 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, सॉरी परमाणु द्रव्यमान 35 है, मतलब ए है, परमाणु द्रव्यमान 35 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ई बराबर है वो 18। अभी जस्ट बताया आप लोग को कि जेड बराबर पी बराबर ई होता है, मतलब अगर आप लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 दिया गया है तो प्रोटॉन की संख्या भी 18 हो जाएगा और परमाणु संख्या भी 18 हो जाएगा। पूछा है कि उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 18 हो जाएगा, जितना कि उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आमों का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? पर्णपितक, जिसको कैरोटीन होता है, और कैरोटीन जो है गाजर में पाया जाता है, आप लोग पता है विटामिन ए का, ये विटामिन ए जो कमी से होती कौन सा बीमारी होती है? बरतौंदी होता है। और गाजर जो गाजर में पाया जाता है विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है कौन से? गाजर में, और गाजर में एक कैरोटीन पाया जाता है। तो ये दूध में ही पाया जाता है कैरोटीन, आप लोग याद रखें, और गाजर में पाया जाता है। और आमों का पीला रंग इसी के कारण होता है, पर्णपितक के कारण, याद रखें आप लोग। एक बर्तन लंबे समय तक नर्म हवा के संपर्क में रहता है या एक हल्की हरी कोटिंग मतलब प्राप्त करता है, तो बर्तन किससे बना है? तो ये तांबा का बना था। तांबा जो है ऑक्सीजन के संपर्क में मतलब वायु के संपर्क होने पर वो जो हरे रंग का हो जाता है, याद रखें आप लोग। तांबा जो है वो लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने के कारण उस पर हरा कलर का हो जाता है, याद रखें आप लोग। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा, तो संख्या का पिरामिड जो होता है वो सीधा होगा वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में। बाकी बाद और किस में उल्टा होगा? तो उल्टा होता है इसमें समुद्री वाला पारिस्थितिक तंत्र में, याद रखें आप लोग, ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जो वो उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होता है, याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो आर्सेनिक का परमाणु संख्या 33 होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। HIV का जीन होता है, HIV का जीन जो होता है वो SS RNA होता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड RNA, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। और पूछा जाए DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, RNA का राइबोन्यूक्लिक एसिड डायरेक्ट। 72 प्रश्न बता दिया और यहाँ पर 3 सवाल बचा हुआ है, तो तीसरा तो हम पर 73 नंबर सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो CO2 शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये सही है। CO2 गैस चूने को जल को दूधिया कर देता है, ये भी सही है। कैल्शियम कार्बोनेट को अकेला गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सभी सत्य है, आंसर हो जाएगा। जल में नमक घोलने से प्राप्त होता है, तो जल में अगर नमक घोलेंगे तो वो समांगी मिश्रण बन जाता है। कोशिका का आकार जो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है कोशिकाकार में? तो लाल कोशिकाएं गोलाकार होता है, ये सही है। पेशीय कोशिका जो है वो तर्क रूपी होता है, ये भी सही है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया हूँ, टोटल 75 क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में था। इस सेट में आप लोग को जितना भी क्वेश्चन मिल रहा है सभी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।